तो सुंदरबन से लेकर दार्जिलिंग तक आज 45 सीटों पर मतदान चल रहा है। 6 बजे औपचारिक तौर पर मतदान खत्म हो जाता है, लेकिन तब तक पोलिंग स्टेशन पर जितने लोग होते हैं, वहां पर मौजूद होते हैं, उनको वोट डलवाया जाता है। तो ये लगभग 6:30 पौने 7 बजे तक पोलिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन बंगाल में हमने जैसे बाकी चरणों में देखा, ठीक उसी तरह 3 बजे तक 70% पोलिंग इन जगहों पर हो चुकी है। एक तरफ चुनाव आयोग सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर का ध्यान रख रहा है, तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज पर यह आरोप लग रहा है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही। आज भी सभी पॉलिटिकल पार्टी के रोड शो हुए, लेफ्ट को छोड़कर उनकी सभाएं हुई, लेकिन कहीं पर भी कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन देखने को नहीं मिला। सवाल यह है कि 2 मई तक क्या कोरोना बंगाल में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा? लेकिन उससे पहले बंगाल का बैटल ऑफ बंगाल ये भी है कि 2 मई को क्या होगा। बीजेपी कह रही है दीदी गई, लेकिन दीदी के समर्थक कह रहे हैं कि दीदी इस बार हैट्रिक बनाएंगी। क्या होने वाला है? इस बीच एक नए टेप ने हलचल मचा दी है। ये टेप है भारतीय जनता पार्टी का और कूच बिहार, माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी का और टीएमसी के कूच बिहार के कैंडिडेट का, जिसमें बातें की जा रही है फायरिंग में मारे गए लोगों की लाशें रखकर प्रदर्शन करने के बारे में। तो क्या दीदी पर लगा ये आरोप सही है? इस पर भी बात होगी, लेकिन आज देख लेते हैं दिन भर की अपडेट क्या रही। बंगाल में कोरोना विस्फोट के बीच ये तस्वीरें डराने वाली हैं। वोटिंग के दौरान लोग एक दूसरे पर गिर रहे हैं। सिर्फ रैलियों में ही नहीं, मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है। ये जानते हुए कि बंगाल में संक्रमण का दर 17.21 पहुंच गया है, यानी हर 100 में से 17 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। बंगाल में पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिखी। ज्यादातर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं हुआ, लेकिन मास्क के साथ मतदान की जिम्मेदारी लोगों ने निभाई। ये एक नक्सलबाड़ी का वो गांव है जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, किसी को भी दे सकते हैं, उनकी वोट उनकी पार्टी है। लेकिन हम सिर्फ जानना चाहते हैं, ये बताइए, सत्ता बंदूक की नली से बदलती है या आपकी उंगली से? अपना उंगली से। अपने उंगली से बटन दबाएं, सत्ता बदल दें। हाँ जी। वोटिंग के दौरान बंगाल की जो कोरोना रिपोर्ट आई है, वो चिंता पैदा करने वाली है। लगातार दूसरे दिन बंगाल में 6,500 से ज्यादा नए केस सामने आए। संक्रमण का दर 15% के पार पहुंच गया है। 7 से 10 दिन में ही केस डबल हो रहे हैं। वहीं बंगाल में आज पीएम मोदी ने 2 रैलियां की और दावा किया कि 2 मई को टीएमसी सरकार जाने वाली है। बाकी 4 बार का मतदान, दीदी भाईपो का पत्ता साफ। नववर्ष में बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। इस बीच ममता बनर्जी ने आज फिर आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल में कोरोना फैला रही है। बंगाल में प्रचार और मतदान के बीच कोरोना की टेंशन हाई है। चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद रैलियों में भीड़ जुट रही है। कहीं ऐसा न हो कि चुनाव खत्म होते होते बंगाल में कोरोना का भीषण विस्फोट तबाही मचा दे। कोलकाता से तापस के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, टीम न्यूज नेशन। सीधे चलते हैं बैटल ऑफ बंगाल पर। मैं आपको बता दूं कि वहां पर पोलिंग चल रही है। 45 सीटों पर मतदान चल रहा है। सुंदरबन से लेकर दार्जिलिंग तक ये मतदान हो रहा है और इसके बाद आधी से ज्यादा सीटों पर पोलिंग पूरी हो जाएगी आज की 45 सीटों के बाद। सीधे मैं अपने बड़े पहल को इंट्रोड्यूस करता हूं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे साथ एनके सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ सुबीर भौमिक जी हैं, कोलकाता से जुड़े हुए हैं, वो भी एक वरिष्ठ पत्रकार और बहुत अच्छी तरह समझते हैं टीएमसी और पश्चिम बंगाल की राजनीति को। मेरे साथ इंद्रनील खान साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। मेरे साथ विजय मिश्रा साहब हैं, टीएमसी के स्पोक्स पर्सन हैं और धीरेन्द्र पुंडीर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे इस वक्त सिलीगुड़ी से। लेकिन सबसे पहले विजय जी मैं आपके पास आऊंगा और ये बताइए, ये जो नया टेप आया है ममता जी का, जिसपे वो कह रही थी कि लाशों को रख लो, एक अच्छे वकील से सीआईएसएफ के खिलाफ एफआईआर कराओ और फिर लाशों को रख के हम लोग आंदोलन करेंगे और फिर आंदोलन करेंगे तो फिर उससे वोट मिलेंगे। क्या ये एक मुख्यमंत्री ऐसा फोन करे, क्या ये शोभा देता है? और क्या कहेंगे इस टेप के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है? सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उनका यही लक्ष्य है कि बंगाल को किसी भी तरह से दखल करना है, फोन ट्रैपिंग से लेकर के हर तरह का। यह बहुत ही दुख की बात है।
कि ये हर जगह नजर गड़ाए हुए हैं। इनको ये चिंता नहीं है कि बंगाल में कोरोना की परिस्थिति तो चुनाव के बाद 2 तारीख को रिजल्ट आउट होगा। सर उसके बाद चुनाव है ना तो हर तरफ नजर गड़ाएंगे विजय मिश्रा जी। जंग और मोहब्बत में सब जायज है और चुनाव भी अपने आप में एक जंग है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा एक प्रश्न है, बीजेपी के जो अपने पैनल पे जो अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, इसके साथ साथ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मेरा प्रश्न है कि एकमात्र पश्चिम बंगाल है, देश आजाद होने के बाद एक जिले में 3 चरण में चुनाव हो रहा है। एक जिले में जो आपका नक्सल वाला एरिया है वहां भी नहीं हुआ, बिहार में या अन्य राज्य में, लेकिन बंगाल में ऐसी परिस्थिति क्यों? और कोरोना को लेकर के हमारी पार्टी ने जो चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया है कि जितने जो चुनाव बचे हुए हैं क्यों न इसे एक ही फेज में करा लिया जाए, जिससे कोरोना से लोगों को बचाया जा सके। विजय जी आप कल नहीं थे, कल इसको डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कोई बात मुझे नहीं, सवाल का मैं जवाब देता हूं दीजिए ना। बीजेपी ने जो कल टेप जारी किया है उसमें ममता दीदी की आवाज ही है ना, आपके कार्यकर्ता की आवाज ही है ना। सबसे बड़ी बात है कि किसकी आवाज है क्या है तो बात की बात, अभी तो उसको जब तक बात की बात क्या उसको ना और आपका सवाल का जवाब दूं मैं क्या? मेरा सुनिए, किसी भी सुनिए, कोई भी चुनाव जो है मुद्दे पर होना चाहिए कि हमारी पार्टी ने क्या क्या कमिटमेंट किया था, हमारी पार्टी ने ये भी तो एक मुद्दा है भाई। आप लाशों को रख के राजनीति करना चाहते हैं, क्या एक मुद्दा नहीं है? ये भी तो मुद्दा है भाई। जो है ना दीपक जी, इनके पास तो मुद्दा है नहीं, इन्होंने बंगाल के लिए कुछ किया नहीं तो करेंगे क्या? यही तरह तरह का जो है मुद्दा नया नया तैयार कर रहे हैं। अरे इनके पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, आपके पास मुद्दों की कमी है विजय जी। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। अच्छा विजय जी, मैं एक सवाल करता हूँ, आपको जवाब सुनना चाहते हैं तो आपको जवाब भी दे देता हूँ। हमने काम किया है, हमारी आप रुकेंगे तो मैं जवाब दूं क्या? नहीं आपको ठीक है, इंद्रनील खान के पास चलते हैं। इंद्रनील खान जी, टेप तो आपने जारी कर दिया, टेप तो आपने जारी कर दिया, पर आप पर यह भी आरोप लग रहा है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का टेप आप लोग फोन आप टेप कर रहे हैं, इलीगली टेप कर रहे हैं। क्या ये आरोप सही नहीं है? वरना आपको रिकॉर्डिंग कहां से मिलती? एकदम दो बात है। पहला जो उनका सवाल है ना, टीएमसी का प्रवक्ता का जो सवाल है, तो वो मैं एक बार जवाब देता हूँ। आप बोलिए कि पश्चिम बंगाल छोड़ के कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ विरोधी कार्यकर्ता 140 के ऊपर जान गए हैं पिछले 2 साल में? आप बोलिए कि पश्चिम बंगाल छोड़ के कौन सा राज्य है जहां पंचायत इलेक्शन के टाइम 40% लोग अपना नॉमिनेशन नहीं दे पाए? आप बोलिए पश्चिम बंगाल छोड़ के कौन सा ऐसा राज्य है जहां पूरा ममता बनर्जी बोल के जो चीफ मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर है, वो कहता है कि आप पुलिस को स्टेटमेंट मत दो? आप बोलिए पश्चिम बंगाल छोड़ के कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप एसपी को, आईसी को फ्रेम करो, उनको फंसाओ, एसपी, आईसी, सीआरपीएफ को फंसाओ? और पश्चिम बंगाल छोड़ के ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ आपका वहाँ का मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप पूरा लाशों का राजनीति करें? आप बोलिए, आप ये पश्चिम बंगाल का इसलिए स्पेशल केस है। और मैं तो कहता हूँ कि विजय जी सुन लीजिए ना, उन्होंने आपको सुना था। विजय जी सुन लीजिए, हम स्काइप पे जुड़े हैं, आवाज नहीं आती वरना क्लियर। आप लोग इतना डरे हुए, टीएमसी हारने के लिए इतना डरे हुए, आज भी हम लोग का कार्यकर्ता के ऊपर इतना हमला कर रहा है, बूथ एजेंट के ऊपर हमला कर रहा है, कॉमन आम आदमी के ऊपर हमला कर रहे हैं, आम आदमी का परिचय पत्र, वोटर आईडी कार्ड आप लोग छीन रहे हैं। आपको इतना डर है हारने का? अरे होता है, एक बार आप तो पश्चिम बंगाल में कर लो। पर खान साहब आप आरोप तो लगा रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं। सिटिंग चीफ मिनिस्टर की टेलीफोन रिकॉर्डिंग कैसे मिली आपको? क्या उनका टेप आप इलीगली रिकॉर्ड कर रहे हैं? जवाब दीजिए इंद्रनील खान साहब। एकदम अभी आपका जवाब में आता हूँ। आप ये बोलिए कि ये मुख्यमंत्री का जो जिसके साथ बात कर रहे हैं वो टीएमसी का कोई कैंडिडेट है, तो अभी आपके पास भी फोन है, इनके पास भी फोन है, स्मार्टफोन पे ऑटो कॉल रिकॉर्डर बोल के कुछ चीज होता है। अब तो ये सवाल पूछना है टीएमसी का वो कैंडिडेट को या फिर ममता बनर्जी, ये दोनों में बात हुआ है, किसने किसका कॉल रिकॉर्ड किया और किसने शेयर किया, ये तो टीएमसी का कैंडिडेट ही बता सकते हैं। तो ये सवाल का मुझे मेरे से बेटर है कि आप टीएमसी का जो कैंडिडेट जिसके साथ बात कर रही थी ना ममता बनर्जी, उनको पूछिए। अरे टीएमसी का कैंडिडेट आपको क्यों देगा, बताइए ना। ये तो आप टीएमसी का कैंडिडेट से ही पूछिए ना, वो क्यों दे रहा है, वो किसको शेयर कर रहा है। ये तो आपने रिकॉर्ड कराया होगा ना, तभी मिला होगा।
कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ कि इस मिदनापुर में जो हम लोग का बीजेपी का हमारी जो पार्टी वाइस इसको लेकर के ऑलरेडी जिला का FIR कर रही उनसे है। भी ये ममता बनर्जी बात किया, हमारी पार्टी उसके बाद FIR कॉल कर रही है इसको रिकॉर्ड लेकर। ऐसे ही शेयर हुआ था। तो अभी ये सवाल जिसने शेयर किया, जिसने रिकॉर्ड किया, उनसे ही पूछिए ना। शेयर तो करेंगे तो हम लोग भी शेयर करेंगे ना। और ममता बनर्जी का ये जो टेप रिकॉर्ड वो लोग तो इनकार भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनको पता है कि ये ममता बनर्जी का ही जगह है और ममता बनर्जी इसी टाइप का ही घिनौना राजनीति करते हैं। सबको पता है कि ये डेड बॉडी और लाशों के लिए ममता बनर्जी पूरा जाने ठीक जाते है, हैं। विजय मिश्रा जी के बाद फिर पूछूंगा, क्या टेप में ममता बनर्जी की आवाज है? वो हाँ या नहीं नहीं कह रहे। रुकिए इंद्रनील खान साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद शुरुआत करूंगा मेरे तमाम एक्सपर्ट से। फिलहाल एक ब्रेक। तो बंगाल की राजनीति में आज सबसे महत्वपूर्ण है एक ऑडियो टेप, जिसमें ममता बनर्जी और कूच बिहार के टीएमसी कैंडिडेट की बात हो रही है। ममता बनर्जी उसमें कह रही है कि कूच बिहार में पुलिस फायरिंग में जो लोग मारे गए हैं उनकी लाशों को रखकर हमको प्रदर्शन करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि एक अच्छे वकील से इसके बारे में सीआईएसएफ वालों के खिलाफ FIR लिखवाई जाए, ताकि कानूनी मसला अच्छा बन सके, ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। विजय मिश्रा जी मेरे साथ है टीएमसी से, मेरे साथ इंद्रनील खान है भारतीय जनता पार्टी से। दोनों ने कैसे टेप मिला बीजेपी को, इसको लेकर गोलमोल जवाब दिए, लेकिन विजय मिश्रा ये कहने को राजी नहीं है कि टेप में ममता बनर्जी की आवाज है। मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार इनके सिंह साहब जुड़ गए हैं, साथ ही साथ सुबीर भौमिक जी जुड़ गए हैं कोलकाता से, और मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडरीक श्रीगुड़ी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले इनके सर आपके पास आना चाहूंगा। विजय मिश्रा ने ये नहीं कहा कि ममता जी की ही आवाज है, इंद्रनील नहीं बता रहे हैं कि वो टेप उनके पास कहां से आया, वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के नेता ने ही टेप लीक किया। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? इन चुनाव से ठीक एक दिन पहले, यानी आज पोलिंग थी, कल इसको मुद्दा बनाया गया, इसका कोई असर पड़ेगा बंगाल की जनता के दिमाग में, या उनको पता है ये सब तो होता ही रहता है बंगाल में? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, लेकिन बीजेपी मुद्दा बनाएगी और बनाना भी चाहिए। अगर एक टेप ऐसा मिला है, और मैंने पूरा टेप सुना है और आद्यंत सुना है, और उसमें बहुत स्पष्ट लग रहा है वो ममता जी की आवाज भी है। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में ही पता लग सकता है, लेकिन बहुत साफ दिखाई दे रहा है ममता जी की आवाज है। लेकिन दीपक जी, हम आप या आप हमारे व्यूअर्स सभी जानना चाहेंगे कि इसमें लीगल प्रोविजन क्या है। जो ममता बनर्जी ने उसमें कहा है, उसमें आप गौर कीजिएगा। उसमें उन्होंने कहा है कि हाँ भाई, ये लाश के लिए अब कल आएंगे, कल हम इसको रख के प्रदर्शन करेंगे, अपने वो कार्यकर्ता से कह रही हैं, और आईजी एसपी सभी पे मुकदमा किया जाए, और एक अच्छा वकील रखो जो मुकदमा करे, तुम ना करना। मैंने पूरा टेप 3-4 बार सुना। मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन को लेके जो हमारा आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है, जिसका सेक्शन 125, 126 डील करता है, उसमें कोई भी प्रोविजन है जिसको ये वायलेट करता हो, पहला। दूसरा, इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी ये वायलेट नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो दूसरी चीज कर रहा है जिसको गौर करने की जरूरत है, वो ये है कि जनरल लॉ एंड ऑर्डर क्या इससे खराब होता? और ये बात बिल्कुल सही है कि जनरल लॉ एंड ऑर्डर का ये क्वेश्चन है, जो कि नेचुरली आज जब बीजेपी वाले गए हैं तो ये कैटेगरी जो बनेगी, जो 125 में नहीं आएगा आरपी एक्ट के, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सेक्शन 1, सेक्शन 2 और 3, इसमें भी नहीं आएगा। हाँ, आएगा तो ये जनरल लॉ एंड ऑर्डर में क्या कोई नेता, लेकिन आप भी जानते हैं केरल में बीजेपी के जब कार्यकर्ता मरते थे तो वो लोग भी डिमॉन्स्ट्रेशन इस तरह करते थे। लिहाजा डिमॉन्स्ट्रेशन इलेक्शन के दौरान ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें ममता बनर्जी ने जो किया है वो कहीं से वायलेशन है। मेरे ख्याल से अभी तक जितना हमने लॉ पढ़ा है उसमें ये वायलेशन में नजर नहीं आता कि क्या चीज वायलेट हुई है। और आईसी को फंसाना। ठीक है, सुबीरदा के पास चलते हैं। सुबीरदा, क्या टॉक ऑफ द टाउन इसको बीजेपी बनाना चाह रही होगी? पश्चिम बंगाल में क्या ये मुद्दा डिस्कस हुआ है? ममता का ये टेप डिस्कस हुआ है? और ममता के इस टेप को आप व्यक्तिगत तौर पर, एक विश्लेषक के तौर पर कितना गंभीर मानते हैं या नहीं मानते हैं? दीपक, मेरा सुबह यशवंत सिन्हा जी से बात हुआ इसको लेकर, तो यशवंत सिन्हा जी ने जो वरिष्ठ मिनिस्टर रहे हैं और बीजेपी में रहे हैं, उन्होंने 3 चीज कहा। नंबर 1, ये देखने वाली बात है कि ये वायर टैपिंग ऑफ ए सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो मुद्दा आप उठाने की कोशिश कर रहे थे, वैसा हुआ या नहीं, इसमें किसका रोल है? केंद्रीय एजेंसीज का कोई रोल है या नहीं? क्योंकि होम मिनिस्टर ने साफ कहा है इससे पहले पार्लियामेंट में
कि कोई चीफ मिनिस्टर का जो है फोन कन्वर्सेशन वायर टैप नहीं होता। इसलिए उन्होंने इसके लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मांग किया है, ये साबित करने के लिए अगर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये टैप नहीं किया है तो फिर ये फेक है या सही है। ये लैब में जाने वाली बात है, लगता तो ममता जैसा है, बट एन.के. सिंह साहब ने सही कहा कि ये लैब फाइनल टेस्ट से होगा। इसमें दो मुद्दे आ जाते हैं और बीजेपी इसको लेकर ज्यादा हलचल करेगा तो बीजेपी फंसेगा, इसलिए कि एक तरफ तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये वायर टैपिंग का केस है या नहीं। अगर ये वायर टैपिंग का केस है तो ये वाटरगेट जैसा चक्कर आ जाएगा इसमें, हाँ, कि आप ऑपोजिशन को बक कर रहे हो। दूसरा, अगर ये वायर टैपिंग नहीं है तो ये फेक है या नहीं। अगर ये साबित होता है कि ये फेक है तो फिर तो आप लाइबल और डिफेमेशन में फंसोगे। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, अगर सही में जिस तरह से इंद्रनील खान साहब कह रहे हैं कि भाजपा ने ये तृणमूल के ही किसी से हासिल किया है, फिर तो रिवील करना पड़ेगा ना, इंक्वायरी होगा कि कहां से आया, कैसे आया। तो ये यशवंत सिन्हा जी के मुताबिक एक प्रॉपर इंक्वायरी इसको लेकर होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे गंभीर मामले जुड़े हुए हैं। ऑपोजिशन का प्राइवेसी का राइट्स जुड़ा हुआ है, इसमें पॉलिटिकल राइट्स जुड़ा हुआ है, और ये वायर टैपिंग किसका आप कर सकते हैं उनके मुताबिक बड़ा क्लियर गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि किन का वायर टैपिंग हो सकता है। कोई टेररिस्ट सस्पेक्ट हो, कोई फाइनेंशियल ऑफेंडर हो, जैसे कोई स्मगलर वगैरह, इस तरह के लोगों का। कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो नहीं सकता। तो यशवंत सिन्हा जी का मांग है कि हम चुनावी ये सरगर्मी में इसको लेकर हल्ला ज्यादा ना करें, बट उनका ये स्पष्ट मांग है कि हम होम मिनिस्ट्री से इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इंक्वायरी का जांच करेंगे, जिसमें आईबी, एनआईए जैसे एजेंसीज को बुलाया जाए कि उन्होंने किया ऐसा काम या नहीं किया। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर ये टेप आया कहां से, इसका एग्जामिनेशन हो। अगर ये फेक है फिर इलेक्शन कमीशन को भी इसको मद्देनजर लेना पड़ेगा, कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। अगर फेक नहीं है तो फिर सोर्स क्या है, तृणमूल के कहां से आया, कैसे आया, ये सब बात आ जाता है। ये जो है ना आईटी सेल, जब तब ये टेप वेप छोड़ते हैं तो यशवंत सिन्हा ने हमको एक चीज कहा है, और वो खुद बीजेपी में रहे हुए हैं, कि ये गोएबल्स वाला पॉलिटिक्स जो यहाँ चल रहा है कि 3-4 चीज एक साथ बोल दो और फिर वही सही साबित करवाने का कोशिश करो, तो ये अपने आप में भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सब यशवंत सिन्हा जी का मानना है। मैं उनके हवाले ये बात आपको कह रहा हूं क्योंकि हमने उनका इंटरव्यू किया इस मामले में, और ये गंभीरता से लेना चाहिए। मैं इसी सवाल को एन.के. सर के पास ले चलता हूं। एन.के. सर जी, मुझे ये बताइए, क्या वाकई यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि हम इसको चुनाव के बाद देखेंगे, अगर हार गए तो, और अगर जीत गए तो? ये मेरे ख्याल से शायद इस सेफ कन्वर्सेशन को लोग भूल जाएंगे तब तक। नहीं दीपक, उन्होंने ये कहा कि इमीडिएट होना चाहिए, क्योंकि अभी भी 15 दिन। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। इमीडिएट होना चाहिए। चलिए, इमीडिएट होना चाहिए। चलिए दीपक जी, मेरे ख्याल से आपने बहुत स्टेप का महत्व रह जाएगा, चाहे कोई भी जीते। बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन एनआईए को बिल्कुल नहीं रहेगा इसका बात। और देखिए दीपक जी, इसके 3 सोर्सेस होता है। टीएमसी एनआईए को डूब देते हैं, तो टीएमसी को याद करना चाहिए जब एनआईए इंक्वायरी करने आते हैं। खान साहब, एक मिनट एन.के. सर कंप्लीट कर ले, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जी देखिए, इसके 3 तरीके होते हैं। ये कैसे लीक होता है इसके हम बता दें। और जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मेरी आवाज आ रही है। देखिए, इसके 3 तरीके हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बोलिए। इसके 3 तरीके हैं। पहला तो ये कि जो रिसिपिएंट है, जैसे ममता बनर्जी एक साइड में है और दूसरे साइड में उनका एक वर्कर है, दोनों में से किसी एक साइड ने इसको रिकॉर्ड करके और ये लीक कर दिया हो। पहला तो ये इसका तरीका होता है। दूसरा होता है कि ऑफिशियली इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये पावर है, कानूनी पावर है, कि वो सर्टेन केसेस में ये कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करें, पर वो रेयर केसेस होते हैं और उसके परमिशन का तरीका बहुत मुश्किल होता है। दीपक जी, मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा तो आप जानते हैं इसको। तीसरा होता है कि इंडियन इंटेलिजेंस के पास एक सॉफ्टवेयर है पेगासस, इजराइल का, और आपको याद होगा जब अभी बवाल हुआ था
तो पार्लियामेंट में सरकार ने कहा था कि हमारे पास टेप करने के इस तरह के पेगासस वगैरह यूज करने के हमारे पास पावर्स हैं और इस पे हम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हम क्या यूज करते हैं पेगासस या नहीं। तीसरा ये है, यहां पे हमें लगता है कि जो भी हुआ है ऑफिशियल नहीं हुआ है। ये टेप जो कन्वर्सेशन टेप हुआ है, ये कभी भी बीजेपी ये डिनाई करेगी कि ये हमने करवाया है या गवर्नमेंट ने करवाया, कोई नहीं कहने जा रहा है। तो कहेगी क्या, जब इंक्वायरी, एक तो सब लोग भूल जाएंगे, इलेक्शन के बाद कोई याद नहीं रहे, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी, और अगर बढ़ी भी तो बीजेपी के लिए सीधा सा है कि साहब मुझे कार्यकर्ता ने लाके दिया है और ये कार्यकर्ता टीएमसी का था और वो उसने बाई पोस्ट भेज दिया है, हमें मिला, रेलेवेंट लगा, हमने चला दिया है और आप ऑथेंटिसिटी इसकी दिखवा लीजिए, ये ममता बनर्जी की आवाज है। वो बड़े आराम से कह के निकल जाएंगे। लिहाजा चुनाव के बाद इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। हाँ, इस समय पहला मुद्दा ये होगा कि ममता बनर्जी लाशों के साथ पॉलिटिक्स कर रही है, और दूसरा ये होगा कि ममता बनर्जी ये कहेंगे कि साहब हमारा फोन टेप हो रहा है। ये दोनों तरफ से चलता रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसी बात को लेकर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के पोलिंग की बात करते हैं। धीरेन्द्र के पास चलते हैं। धीरेन्द्र ने पूरा इलाका घुमाया, सुंदरबन से लेकर दार्जिलिंग तक। धीरेन्द्र, आज की पोलिंग को किस तरह से एनालाइज करेंगे? क्या महसूस हुआ ग्राउंड पर आपको? एडवांटेज बीजेपी या एडवांटेज टीएमसी या दोनों बराबर बराबर? देखिए, इस तरह से बिल्कुल, चूंकि ये वो इलाका है दीपक जी जहां से ये अब तय हो जाएगा कि ये किस तरफ ये पूरी लाइन आगे बढ़ेगी और उसको फिर आगे बस सीमेंटेड होती हुई चलेगी। यहाँ आज तय हो सकता है कि यहाँ से किस तरफ विजय श्री जाती हुई दिखेगी, क्योंकि दोनों ही लड़ाई में बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट यहाँ दिखा सब जगह। मतलब कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ हम लोग घूम रहे थे दार्जिलिंग और वहाँ तक हमारे जहन में ये था कि विमल गुरुंग का कोई असर दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, तो वो हमको लगता है कि वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। कम से कम ऐसा हमको देखने से अभी लग रहा है, और 2 मई को ये बात शायद तय होगी कि हम लोग जो देख पा रहे थे वो सही था या नहीं। लेकिन इस तरफ अगर हम यहाँ से नीचे नक्सलबाड़ी तक, अगर आगे जलपाईगुड़ी तक जा रहे थे, तो इन तमाम जगह पर बीजेपी यकीनन आगे लीड लेती हुई मिली। बाकी तमाम जगह जहाँ भी हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ इसलिए कॉन्टेस्ट करीब दिख रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर वोटर्स के बीच में नहीं है। कहीं कहीं पॉकेट्स में ज़रूर हमको ऐसा दिखाई दिया कि ये जो संयुक्त मोर्चा का कोई कैंडिडेट, वो भी बहुत छोटा हिस्सा लगा कि जैसे एक खास हिस्से में हम लोग खड़े किसी बूथ पर, तो वहां कुछ दिखाई दिया, वरना वो मैदान से बाहर दिखाई दिया। और जिस तरह का वोटिंग लगातार सुबह से होना शुरू हुआ, और मैंने सबसे पहले शुरुआत दीपक जी वहीं से की क्योंकि नक्सलबाड़ी तमाम लोगों के लिए, बंगाल के बाहर के लोगों के लिए भी एक बड़ी वो चीज़ है। वहाँ जहाँ कभी नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वहाँ ज़्यादातर लोग लाइन में खड़े हुए जितने लोग थे, उनमें से शायद 80% लोग उन पहले 4 बूथों में से दीपक जी किसी को शायद नहीं पहचानते थे, न लेनिन, न स्टालिन, न माओ और ना ही लिन पाओ। यानी ये जो चारों जिनके साथ ये क्रांति शुरू हुई थी कि वो बंदूक की नली से सत्ता निकालेंगे, वहाँ लोगों ने साफ तौर पर कहा कि वो बटन से निकालेंगे, ईवीएम पर, ट्रिगर पर नहीं, अपनी उंगली बटन से दबाएंगे। तो और वहाँ जिस तरह का लगा कि परिवर्तन की जो हवा वहाँ, अच्छा सवाल पूछा था आपने वोटर से, अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं आज इस पूरी लड़ाई में एडवांटेज की तरफ जाऊंगा। मुझे लगता है कि बीजेपी को आज इस फेज में एडवांटेज मिलता हुआ दिख रहा है, और जो उसको वोट शेयर मिला था शायद वो इसको इस बार उस सीट में तब्दील हुआ दिख रहा है। ठीक है, विजय मिश्रा जी के पास चलता हूं। विजय मिश्रा जी, लेफ्ट के कई सारे नेताओं का मानना था कि भाई पावर कम फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। क्या टीएमसी ने भी वही मानना शुरू कर दिया था? इसी के चलते हिंसा की राजनीति पश्चिम बंगाल में होने लगी थी। हिंसा की राजनीति हम नहीं करते। हिंसा की राजनीति जो है भाजपा हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, किसी भी तरह उनको सरकार बनानी है। विजय मिश्रा जी, ना सर, ऐसे ना दीपक जी, जो वास्तविकता है दीपक जी, आप बहुत तौबा अगर इतनी अच्छी बातें करेंगे तो क्या होगा? मैं आपका बहुत कैसे चलाएंगे पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल पार्टी? और बंगाल में देखिएगा 2 तारीख को हमारी सरकार बनेगी और ये लोग 100 के अंदर ही रहेंगे। 2 से 3 अंक में नहीं जाएंगे, पक्का है। सरकार हमारी बनेगी। यहाँ की जनता यह तय कर चुकी है कि पुनः तीसरी बार ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने काम किए हैं, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है
और यहाँ की जनता तय करती है। इतना काम किए है कि जिस दिन मतदान के पहले दिन मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड आप लोग छीन लेते हैं। इतना काम किए, आप एक दिन पहले वोटर लोगों को, आम आदमी को धमका के जा रहे हैं। आप एक दिन, आप जब हो रहा है ना, अरे आप बोलिए ना, इतना डरे, इतना उन्नयन किए हैं, आप एनआईए को नहीं घुसने देते हैं। खागरागार बम विस्फोट, नैयाटी बम विस्फोट होता है और आप लोग पूरा प्रमाण लोपाट कर देते हैं। आप बोलिए, आप कैसे? अच्छा, एक एक करके बोलते हैं इंद्रनील जी, एक एक करके बोलते हैं। विजय मिश्रा जी ने अपनी बात कही। विजय जी अब इंद्रनील जी की बात सुन लेते हैं, मैं फिर आऊंगा आपके पास। अभी मेरे पास 5 मिनट बाकी है। इंद्रनील जी बोलिए, आप क्या आर्गुमेंट कर रहे हैं विजय मिश्रा जी के सामने? पहले बात है कि इन लोगों को, जैसे एनआईए के बात बोल रहा था ना, बहुत अच्छा है कि एनआईए का वो लोग घुसने नहीं देता था। जब वहाँ विस्फोरण हो रहा था खागरागार में, जब विस्फोट हुआ था आपका नैयाटी में, वहाँ बड़े बड़े बम धमाका हुआ, मगर फिर भी ये लोग एनआईए को नहीं घुसने दिया। तो सेंट्रल एजेंसी के बारे में बोल रहे हैं ना, तो जब सीबीआई इंक्वायरी करने आए थे, इंटरोगेट करने आया था कोलकाता पुलिस कमिश्नर को, तब ये ममता बनर्जी खुद चले गई कोलकाता पुलिस कमिश्नर, खुद धरने पे बैठ गई थी पुलिस कमिश्नर को नहीं इंटरोगेट करने के लिए। और ये लोग सेंट्रल एजेंसी के बारे में बात करें, और ये लोग इतना काम किए हैं, इतना ऐसा ही काम किए कि वोटर आईडी कार्ड सब लोग मतदाताओं को धमका रहे हैं। वोट देने से पहले आप लोग मतदाता को बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट दो तब आप लोग घर से आपको निकालेंगे, आप लोग फेयर इलेक्शन करने देंगे। आप लोग तो 8 चरण का वोट नहीं बन रहा है, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि रिगिंग करें और इस मतदाताओं को, आप लोग तो बूथ के पहले भी जितने लोग अगर बूथ तक पहुंचने तक भी आप लोग धमका रहा है। आप लोग बड़े जहाँ 144 वहाँ भी आप लोग खड़े रहे। विजय मिश्रा जी से आपका सवाल पूछता हूँ, इंद्रनील जी, मैं विजय मिश्रा से सवाल पूछता हूँ। अगर आप लोग विजय मिश्रा जी, ये वोटर आईडी कार्ड छीन लेने का तरीका तो बड़ा पुराना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये वोटर आईडी कार्ड छीन लेने का फॉर्मूला तो बड़ा पुराना है। अभी तक आपने कोई नया फॉर्मूला जारी किया टीएमसी की तरफ से? इंद्रनील, 1 मिनट रुक जाइए। अरे वो लोग देख रहे हैं कि अंदर लोग वोट दे रहे हैं ना बीजेपी को, इसलिए पूरा बूथ तक ही नहीं देने जा रहा है। वो लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता घर से बूथ तक नहीं जाए, इसलिए रास्ते में उनको रोका जा रहा है, घर में जाके उनको धमकियां दे रहा है। इसीलिए इतना डर है हारने का। अरे जब इलेक्शन होता है ना, हार जीत होता रहता है, मगर इतना डर क्यों है आप लोगों को? हार के आपको तो हार दिख रहा है, फिर भी आप लोग इतना डर क्यों है? अरे 5 साल ऑपोजिशन में रह जाइए, कोई बात नहीं है ना, इतना डर क्यों है हारने का? लोग मतदाताओं का, आप लोग डेमोक्रेसी के, आप इंडिया जैसे एक देश के, आप लोग वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वहाँ आप लोग मतदाताओं का गणतांत्रिक जो अधिकार है वो छीन रहे हैं। पहले तो अम्फन का एक एक करके प्लीज, एक एक करके, दोनों की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, एक एक करके। अम्फन का जो पैसा आया था वो भी आप लोग मार दिया, वो लोग भी चोरी कर लिया। आप गणतांत्रिक जो अधिकार है वो भी आप लोग छीन रहे हैं, लोगों का हक, गणतांत्रिक हक वो छीन रहे हैं, लोगों का पैसा छीन रहे हैं। ठीक है, अब इंद्रजीत जी सुन लीजिए, विजय मिश्रा जी की बात सुन लीजिए। इंद्रजीत जी रुक जाइए प्लीज। 50,000 करोड़ से ज्यादा हमारी सरकार, बंगाल सरकार का रुपया पावना है, लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने दिसंबर में तमाम जितने भी किसान भाई हैं, हम लोगों ने सारा डिटेल हमारी सरकार दे दी है। चाहते तो पैसा दे सकते थे, नहीं दिए, मगर बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं दिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं दिए, क्योंकि बैंक अकाउंट से आपको नहीं चाहते कि डीबीटी हो, आप लोग वहां से भी कार्ड मनी लेना चाहते हो, आप लोग वहां से भी कार्ड मनी लेना चाहते, इसलिए बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं दिए आपने। क्यों नहीं दिए बैंक अकाउंट डिटेल्स? क्यों नहीं दिए? आपने किया, लोगों के पास डायरेक्ट पैसा ये आप लोग नहीं चाहते हैं। बंगाल के लिए क्या किया है? अरे हम लोग तो बंगाल का लोगों को आप पूछ लीजिए ना, आप लोग इसलिए तो बंगाल का लोग हम लोग करने के लिए तो आप लोग तो रोक रहे है ना, पीएम किसान सम्मान निधि रोके हैं, आयुष्मान भारत रोके हैं, हर जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जहाँ कार्ड मनी नहीं मिलते वो सब लोग देते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है उसका नाम आप लोग अपने नाम में कर देते हैं। अरे पश्चिम बंगाल का जनता बहुत लड़ाकू है, उनको सब पता है, वो बहुत ब्रेव है, बहुत इंटेलिजेंट है। आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है इंद्रनील जी, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। इंद्रनील जी रुक जाइए, 1 मिनट जवाब दे लेने दीजिए विजय मिश्रा को, लगातार मत बोलिए। विजय मिश्रा जी कंक्लूड करिए आप अपनी बात। इंद्रनील जी से मेरा एक ही प्रश्न बात है कि देखिए, कोई भी चुनाव मुद्दे पे होने चाहिए, मुद्दा से न भटका जाए, चाहे कोई भी पार्टी। और कोरोना की जो अदृश्य महामारी जो पूरे भारत की एक बहुत बड़ा हेडक बन के खड़ा है, जो ऐसी एक महामारी है और ऐसी घमंडी महामारी है कि जो जिसको बिना बुलाए और बिना लाए वो आता नहीं।
या अरे तो हम कोरोना किसी के को द्वारा लाया लॉकडाउन जाए। आप लोग नहीं मान तो रहे थे, इस समय जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हम थे, लोगों ने IMC 3 को फेज आना का पड़ा, चुनाव एक फेज गृह मंत्रालय केंद्र से भेजा था इससे भी टीम इनको पश्चिम बंगाल में, इसके लिए भी इनका विरोध है। हम लोगों को जो है आप लोग यही तो है अंडर कि देखिए टेस्टिंग यहाँ पूरा की पश्चिम जनता बंगाल को खत्म को कर पहले देंगे बचाना है, अंडर टेस्टिंग यहाँ के करके। मतदाताओं को सबसे बचाना लोएस्ट है, टेस्टिंग यहाँ के पश्चिम आवाम बंगाल को में थे। बचाना है। जब घर रहेगा तब घर में रहने और वाले जो लोग लोग मर रहेंगे, रहे थे तब उनको भी पार्टी कोई भी रहेगी, नहीं था, तभी ऐसे ही करके मतदाता आप लोग रहेंगे। डेड लाशों को सबसे जला पहले रहे जरूरी थे, है घर वाले को तक और ठीक है, आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा भाई? इंद्रनील जी आप लगातार बोल रहे हैं, मत बोलिए। अरे आप लोग हमको बोलने दीजिए, इधर तो पश्चिम बंगाल में ये लोग अच्छा मुझे एक बात बताइए, विजय मिश्रा जी सुनिए एक बात, लेफ्ट पार्टियों ने बोला हम सिर्फ वर्चुअल रैली करेंगे। चलिए बीजेपी, इंद्रनील जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, आप लगातार बोल रहे हैं। आप एक तो स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आप सबके ऑडियो डिस्टर्ब होकर सुनाई देते हैं, आपकी आवाज किसी दर्शक तक नहीं पहुंच रही है, आप अपने पर्पस में फेल हो रहे हैं। इंद्रनील जी, विजय मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। लेफ्ट ने कहा हम तो वर्चुअल रैली करेंगे काम के लिए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं बीजेपी तो बाहरी पार्टी है, मान लिया, तो टीएमसी अपने लोगों को बचाने के लिए वर्चुअल रैली करने के लिए अगले 3 दौर में क्यों नहीं राजी हो जाती? राजी तो बीजेपी होगी ना, बीजेपी ही तो ऑब्जेक्शन करी, उनका आपत्ति है कि 3 फेज का चुनाव। अभी भी हमारे पार्टी के तरफ से इसी को रिक्वेस्ट किया गया है कि बचे हुए 4 फेज, जिसमें आज एक चुनाव हो, आज एक चुनाव है, हमने हमारी पार्टी ने प्रस्ताव किया था कि 4 फेज का चुनाव एक ही साथ हो। अभी भी 3 फेज के चुनाव बचे हुए हैं। अगर बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा प्रश्न है कि आप 3 फेज का चुनाव एक फेज में होगा, आपको एक सवाल पूछेगा, आप दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, अरे आप जवाब तो दीजिए ना। ठीक है, जवाब दीजिए इंद्रनील खान साहब, अगर 3 फेज का चुनाव एक फेज में हो जाएगा तो बीजेपी मानेगी? जवाब दीजिए इंद्रनील खान साहब। नहीं, आप पश्चिम बंगाल का जनसाधारण को पूछिए, पश्चिम बंगाल जनसाधारण चाहते हैं कि निर्भय से अपना वोट दिए। पश्चिम बंगाल लोग चाहते हैं कि वातावरण नहीं, पश्चिम बंगाल का लोग चाहते हैं कि निर्भय से अपना वोट, अपना मतदान दीजिए, क्योंकि ये लोगों को पता है जैसे पंचायत इलेक्शन में ये इलेक्शन को पूरा खत्म कर दिया था, लोग अपना मतदान केंद्र तक नहीं जा पाए, लोगों को इतना डराया धमकाया, और कितने लोगों को जान गए। वो लोग इधर का पश्चिम बंगाल का आम आदमी चाहते हैं कि अच्छे, ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मतलब बीजेपी नहीं चाहती कि अगले 3 चरण के मतदान एक साथ क्लब हो जाए। कोई बात नहीं, इस पर हम बहस करेंगे।